हमारा अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। सो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जिसको हम लोग इन शॉर्ट जानते हैं RWD, और ये पॉसिबल हुआ था सबसे पहले 2008 में विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी। पहले के टाइम में हम लोग मीडिया क्वेरी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, बट लेटर ऑन हमें क्या मिला, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस डेटा उसके अंदर लोड कीजिए और ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिव कर लेता है चीज़ों को। लिटिल बिट आपको कस्टमाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। सो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन RWD implies the formatting of website design in a way for optimal viewing and exploring a wide range of devices including traditional PCs, smartphone and tablet devices. Responsive web design offers smooth navigation, easy reading, minimum pinching, reduces scrolling and zooming and excellent user experience. So अगर आपने नोटिस किया हो कि इन टर्म्स ऑफ कोडिंग जब लोग काम कर रहे होते हैं, आपकी वेबसाइट पे हेड के अंदर एक टैग होता है मेटा टैग में अगर आपका व्यू पोर्ट अगर नहीं होगा तो आपका रेस्पॉन्सिव के लिए भले से कोड लगा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो आपको क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा कंटेंट। और अगर आप वो लगा दोगे तो आपका कंटेंट सही से जिस फॉन्ट साइज़ पर आप डेस्कटॉप पर देख रहे हो सेम फॉन्ट साइज़ में आपको मोबाइल या टैबलेट में भी दिखाई देता है। अगर आपने साइज़ चेंजेस के लिए लिखा होगा तो डेफिनेटली साइज़ डिफरेंट आएगा, अदरवाइज जो साइज़ आपने डिफ़ॉल्ट रखा है 16 पिक्सल, तो 16 पिक्सल का ही दिखाई देगा। सो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि अगर हमारा व्यू पोर्ट लगा हुआ है तो उसमें देखते हैं ना, मेटा नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ठीक है, और उसके अंदर इनिशियल स्केल 1.0 ऐसा कुछ होता है ना, तो डेटा हमारा हमेशा 100% पे रहता है। इससे बेनिफिट क्या आता है, रिड्यूस स्क्रॉलिंग एंड जूमिंग एंड मिनिमम पिंचिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इमेज यहाँ पर यूज़ किया गया, रेफरेंस W3 स्कूल से लिया हुआ है, कि आप देखेंगे डेस्कटॉप मोड, टैबलेट मोड एंड मोबाइल मोड, तो डेटा हमारा अलग अलग तरीके से रेंडर हो रहा है इसमें। सो एडवांटेज टू द यूज़र, एडवांटेजेस क्या क्या है, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इज़ फ्लेक्सिबल टू यूज़, इट शफल्स कंटेंट, resize images and adjust the font size, allows user to read information as per their choice and needs, helps in finding fast and intelligent site, saves time for user while browsing the site and helps to increase user experience. तो पहले के टाइम में क्या होता था, बिफोर 2008 की हम लोग बात करते हैं, तो हमारी साइट्स रेस्पॉन्सिव नहीं हुआ करती थी। अब होता क्या था कि आपने मोबाइल ब्राउज़र में जस्ट ऐसे चला भी लिया तो वो ऐसे पूरा लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ता था चीज़ों को, या फिर जूम आउट करके देखते थे तो पेज तो पूरा आ जाता था, बट कंटेंट हमें सही से विजिबल नहीं होता था। अगेन कुछ एक्शन अगर आपने लेना, लाइक मुझे बाय नाउ बुक नाउ कुछ करना है फॉर एग्जांपल, तो जूम करो फिर टैप करो, तो आप देखते हो आज भी आपके फ़ोन के अंदर एक मोड आता है डेस्कटॉप साइट, तो उसके अंदर आपको कंटेंट वैसा ही दिखाई देता है, और अगर आप उसको डिसेबल कर देते हो तो आपका मोबाइल मोड जो होता है वो लोड हो जाता है उस साइट का। सो एडवांटेज to the web designers, streamline the designing process, saves times and effort, cut down capital employed, eliminate the use to maintain multiple websites, reduce maintenance and development cost, expand return on investment in long run, enhance SEO rank, better performance means better sales, higher conversion rates and increasing market share. So ये सारे benefits हैं इसके अंदर। अब पहले के टाइम में क्या होता था, अगर 2008 तक अगर आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता, तो पहले क्या था, एक होता था facebook.com, एक होता था m.facebook.com, ठीक है। अब मोबाइल के लिए फेसबुक अलग चलता था, पहले जितनी भी साइट्स बनती हैं उन सभी में क्या होता था m डॉट वेबसाइट का नेम .com। सो m रिप्रेजेंट करता था मोबाइल डिवाइस को, बट आज की में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता ना भाई देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अब 2014 से गूगल ने क्या बोला कि जो वेबसाइट बनाओ वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। लोगों ने सुना अनसुना किया उस चीज़ को, लेकिन 2020 में गूगल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, क्लियर हो गया कि अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो अब मैं तुम्हें एसईओ में रैंक नहीं होने दूंगा। अब मजबूरी होगी करना, कि जब दिखोगे नहीं, रैंक ही नहीं करोगे तो चलाना ही पड़ेगा। तो अब जाके लोग तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो 2020 तक लोगों ने वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए बनाया और खुश हो गए तुम्हारी वेबसाइट तो लाइव है। तो किनका चल सकता है, जिनका एप्लीकेशन है वो सिर्फ डेस्कटॉप फ्रेंडली बनाओ, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज़ आपका अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है तो आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आफ्टर 2020 इज़ मैंडेटरी। तो गूगल ने पेंडेमिक में ये बहुत क्लियर कर दिया कि भैया वेबसाइट्स डेली की जब इतनी बन रही है, मेरे को भी तो लोगों तक पहुँचाने में दिक्कत आती है ना, कन्फ्यूज़न होता है, वेबसाइट पे कंटेंट तो मिल रहा है
लेकिन मोबाइल यूज़र को कैसे दूँ, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो यूज़र फ्रेंडली कंटेंट ही तो डिलीवर किया जाता है सर्च के अंदर। तो ये कंडीशन है। किसने ज्वाइन किया? स्नेहा। स्नेहा काफ़ी लंबे वक्त के बाद आपने ज्वाइन किया, सब खैरियत? सो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में हम लोग बात कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन RWD इज़ अ वे ऑफ लेइंग आउट एंड कोडिंग अ वेबसाइट सो दैट द वेबसाइट कैन प्रोवाइड एन एक्सेलेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस. Cascading style sheet CSS helps the developer to point out when a certain style takes effect and provides printer friendly style sheets if needed. So CSS से हम लोग देखते हैं ना मीडिया, और हम लोग लिखते हैं एंड स्क्रीन, ठीक है? तो स्क्रीन के लिए हो गया, मीडिया एंड प्रिंट अगर हम लोग लिखते हैं तो प्रिंट के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो आप अगर किसी वेबसाइट का प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो प्रिंट में कैसा आएगा, आप अगर उसको स्क्रीन पर देख रहे हो तो कैसा आएगा, तो आप अलग अलग डिवाइस के लिए हैंडल कर सकते हो CSS की. So यहाँ से कैमरॉन एडम्स in 2004 was the first to demonstrate a site layout example that adapts to browser viewport width. ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं उस टाइम का जब बूटस्ट्रैप वगैरह नहीं हुआ करते थे. बूटस्ट्रैप जो इंट्रोड्यूस हुआ, अगर लोग देखें, इंट्रोड्यूस इन विच ईयर लिख देते इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कब पहली बार आपका 2010. किसने बनाया? ट्विटर ने अपने लिए यूज़ किया इसको. हमारे लिए जो जाके अवेलेबल हुआ वो 2013 में हुआ, ठीक है? और 14 में ये बोल दिया गया कि अब से जो वेबसाइट बनेंगी वो HTML5 होंगी, लेकिन तब तक हमें ये नहीं बोला गया था भाई इस पर ही बनानी है. 2020 में बोला गया इस पर बनेगी, नहीं तो नहीं. समझ गए ना? In May 2010, Ethan article coined in the terms responsive web design and defined fluid grid flexible images media query, and in 2011 a book titled Responsive Web Design described the theory and practice of responsive website design. So आप यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोग डेस्कटॉप मोड में देख रहे हैं और ये हम लोग मोबाइल मोड में देख रहे हैं चीज़ों को. So fundamental technique of RWD, fluid proportion based grid. Arrange the grid columns in proportion based on page element size. Flexible images displays within the size available. CSS3 media queries and screen resolution. तो मैंने जैसे कि बोला आपको 2008 में HTML5 जब आया तो साथ में CSS3 भी आया, और ये बीटा फेज में था, यानी कि ऑफिशियल नहीं हुआ था. ऑफिशियल किया गया इसको जाके 2014 में, क्योंकि 2014 के बाद से जितनी वेबसाइट्स बनी वो HTML5 में ही बनी, और CSS3. अब जब CSS3 आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि CSS3 में पहले नहीं बनी थी, 2008 से बनना जिनको नॉलेज थी स्टार्ट हो गया था. मैंने 2008 में खुद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी है HTML5 और CSS3 के ऊपर जाकर कंपनीज के अंदर. तो प्रॉब्लम क्या था, सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि भाई एक ब्राउज़र चलाता है दूसरा नहीं चलाता, तो होने के बावजूद भी हम उसमें वेबसाइट्स नहीं बना पा रहे थे. सो मैंने प्रीफिक्स लगाने पड़ते, जैसे देखते ना वेब किट, मोज, ऑपरा के लिए उन लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई पहले का टाइम ये था कि आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे वो 5 जो ब्राउज़र्स हैं उन सभी पर परफेक्ट चलनी चाहिए. कौन कौन से? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले मेन हुआ करता था, फिर गूगल ने अपना जब एंड्रॉयड वगैरह लॉन्च कर लिया तो क्रोम फेमस होना स्टार्ट हो गया. मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर का सेकंड जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट यूज़ होने वाला ब्राउज़र था वो ये था. इंटरनेट की स्पीड जिसको फास्ट थी वो ओपेरा यूज़ करता था, और एप्पल वाले सफारी यूज़ करते थे. हो गए अपने 5 ब्राउज़र. तो इन 5 पर वेबसाइट का सक्सेसफुली चलना बहुत ज़रूरी था, और ये नहीं हो पाता था. तो इतने दुनिया जहान के प्रीफिक्स लगा के हम लोग CSS लिखते थे, दिमाग खराब हो जाता था. आज की जो तुम CSS सीख रहे हो तुम्हें लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड वाला ज़माना तुमने देखा नहीं कि जहाँ पर इतने सारे हसल्स करने पड़ते थे हमें एक वेबसाइट को सक्सेसफुली यूज़र तक डिलीवर कराने के लिए, ठीक है. सो 14 तक W3C ने क्या किया, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, उसने ये स्टैंडर्डाइज कर दिया कि जो भी वेब ब्राउज़र डेवलप करेगा या नया अपडेट लगाएगा 5 का सपोर्ट होना ही चाहिए, नहीं तो चलने नहीं देंगे हम तुम्हें, ठीक है. तो एक ही ब्राउज़र था 2008 में जिसका नाम था मैक्सथॉन, इसका तुमने नाम ही नहीं सुना होगा. वो आया था पूरा HTML5 और CSS3 के सपोर्ट के साथ. तो हम उस पर प्रैक्टिस करते थे, ये चला के देखो इस कोड से क्या होता है. तो धीरे 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 वो चीज़ें सभी में काम करने लगे. अब जैसे हमने क्या पढ़ा कोडिंग के अंदर, फ्लैक्स ग्रिड.
अब फ्लैक्स और ग्रिड में अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो क्या होता है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी का गलती से कंप्यूटर में पुराना विंडो चल रहा है और उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 है, तो फ्लैक्स को इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 जो है वो सपोर्ट ही नहीं करता। कौन है हिमानी? क्या बात है, आज तो 100% अटेंडेंस होगी, बड़े लंबे समय के बाद। चलो ठीक है। तो फ्लैक्स वगैरह का जो है आपका क्या कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 सपोर्ट नहीं करता। तो अगर किसी को एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है जो लोअर ब्राउज़र पे भी चल जाए, तो उसके लिए हम लोग फ्लॉट का यूज़ करते हैं आज भी, ठीक है। बट फ्लॉट का यूज़ जो निकाला गया था वो था पोजिशनिंग के लिए, कि लेफ़्ट या राइट करने के लिए। लेकिन फ्लॉट से हम लोगों ने, जब तक HTML5 नहीं आ गया था, हमने फ्लॉट से वेबसाइट्स बनाई है। हमने आपको भी सिखाया फ्लॉट से कैसे वेबसाइट्स बनती है, सारी चीज़ें। CSS3 media queries and screen resolution enables the website's page to utilize diverse CSS style sheet based on media rules। तो मीडिया के अंदर हम लोग सेट करते हैं विड्थ, अगर इतना है हमारा तो ये हो जाए, इतना है तो ये हो जाए। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपको क्रिएटिव माइंड का एक टास्क मिला था, उसमें था कि मोबाइल के लिए 360, टैबलेट के लिए 768 और डेस्कटॉप के लिए 1920, ठीक है। तो इन विड्थ के ऊपर अगर मेरा डिज़ाइन आए तो चेंज हो जाए। तो जैसे आप देखते हो 768 होता है, हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाता है, टैबलेट बन जाता है, उससे नीचे जाता है तो मोबाइल कोड में हमारा चेंज हो जाता है। सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट allows web developers to apply on building the best possible websites while adjusting the issues inbuilt in those websites being accessed by multiple unknown user agents। अब यूज़र एजेंट्स क्या होते हैं भाई? जैसे कि ऐसा समझो कि आप अपनी वेबसाइट में एक होता है ना बॉट। तो जब लोग एसईओ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये टर्म तुमने नहीं समझा, एसईओ में क्या होता है, हम लोग बॉट्स का यूज़ करते हैं। जैसे गूगल बॉट हो गया, एप्पल बॉट हो गया, बिंग बॉट हो गया, है ना। सबके अपने अलग अलग बॉट होते हैं जो अपनी अपनी तरह से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ यूज़र एजेंट। जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्टार, यानी कि सभी तरह के बॉट्स अलाउड हैं, या फिर हम पर्टिकुलर लिख देते हैं एप्पल बॉट, तो सिर्फ एप्पल ही इंडेक्स करेगा आपके प्रोजेक्ट को, या गूगल लिख दिया तो गूगल इंडेक्स करेगा। स्टार यानी कि एस्ट्रिक अगर हमने लगा दिया तो कोई भी हमें इंडेक्स कर सकता है, जो भी अवेलेबल हो। 3 different layers of progressive enhancement used to enhance the experience of interacting with the websites are: first layer is HTML, second is CSS and third is JavaScript। देखो HTML is a base, हमें पता है। CSS उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और JavaScript इन दोनों को ही मैनिपुलेट करता है ना, जिसको बोलते हैं DOM मैनिपुलेशन। A practical example, the ultimate goals for users is to have a drag and drop experience that saves the menu order via Ajax। All user agents should enable user to interact with our list in the way most appropriate to them। So बहुत सारी साइट्स 2008 के बाद में ऐसी बनी जहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते थे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसा समझो, पंजाब नेशनल बैंक अगर कोई चला रहा है तो उसके डैशबोर्ड पर कंट्रोल आता है कि वो अपने डैशबोर्ड पर क्या चीज़ देखना चाहता है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट लगा सकता है, ठीक है। तो यानी कि मेरे को जो जो चीज़ें देखनी है मैं अपने हिसाब से ऑर्डर में रख सकता हूँ, ये मुझे यहाँ देखना है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी है, इस तरह की। तो ये किससे पॉसिबल होता है? एजेक्स के थ्रू। असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, इसको हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर PHP वगैरह के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। डायनामिक ड्रिवन हम लोग कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल, फर्स्ट लेयर। तो जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे, इन द फर्स्ट लेयर ऑफ सेमेंटिक मार्कअप ऑफ नेविगेशन इज शोन इन नेविगेशन 1.html। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फील्ड सेट है, लेजेंड टैग यहाँ पर अवेलेबल, सब आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं इसके अंदर, जिसकी हेल्प से कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार था। इसमें कोई CSS नहीं है, ओनली HTML हम लोग देख रहे हैं। अब सेकंड आप देखोगे तो ये देखो आप व्यू, जैसे होम पेज चेंज द ऑर्डर ऑफ, यहाँ से कॉन्टैक्ट अस चेंज द ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट अस, अबाउट चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस। अब यहाँ पर आप देखो जैसे हम लोगों ने सेकंड लेयर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया CSS, लुक एंड फील चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, थर्ड लेयर। सो द जावास्क्रिप्ट लेयर इज एडिड दैट अलाउ द यूजर टू सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप नेविगेशन आइटम अकॉर्डिंग टू द वे दे नीड। यूज jQuery टू मेक द प्रोसेस एज पेनलेस एज पॉसिबल। भाई हम चाहते हैं भाई लेटेस्ट न्यूज़ ऊपर हो या ये इसके ऊपर आए, तो हम लोग ऑर्डर चेंज कर लेते हैं ना, इस तरह की चीज़ें,
तो ये कोड अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते तो ये आपका ड्रैगेबल हो जाती हैं चीज़ें. सो डिफरेंस बिटवीन ग्रेसफुल degeneration and progressive enhancement. Graceful degradation is used in fields other than web design such as fault tolerant mechanical and electrical system. The basis of graceful degradation is to first build for the latest device and then for less capable devices. Example, a universal drop down or fly out menu. अब एक होता है कि ड्रॉप डाउन, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. फ्लिपकार्ट और यहाँ पर माउस लेके जाइए, दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन, ठीक है. अब फ्लाई आउट क्या होता है कि जो उसके आगे खुलते हैं, ये क्या हो रहा है, आगे खुल रहा है ना, दिस इज़ अ फ्लाई आउट, बाहर खुलेगा. तो सॉफ्टवेयर जब आप चलाते हो लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, तो उसमें तो फाइल में गए, अंदर जाते हो तो आगे चीज़ें खुलती हैं, दैट इज़ अ फ्लाई आउट, ठीक है. तो यहाँ समझेंगे इसको. एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सल ड्रॉप डाउन और फ्लाई आउट मेन्यू. प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट स्टार्ट विद द बेसिक वर्जन एंड देन एड्स एनहांसमेंट फॉर दोज ब्राउजर विच कैन हैंडल दैम. एग्जाम्पल, एन unrobustic script is avoided by user agent that do not support it, but it applied by modern and exact devices. So आप यहाँ पर देखो कि भाई हम एक जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो बिल्कुल आपका इस तरह के मोबाइल फ़ोन पर भी है जो कीपैड बेस्ड है, फिर उसके बाद वो इस तरह के स्मार्टफोन पर भी चल रहा है, टैबलेट पर भी और यहाँ पर भी है. तो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन क्या होता है कि डेस्कटॉप से शुरू किया और इधर आके एंड किया. प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट क्या होता है, हम लोग मोबाइल से शुरू करते हैं और इधर जाते हैं डेस्कटॉप पर. सो हमने RWD पढ़ा विच इज़ बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप क्या है, मोबाइल फर्स्ट, यानी कि प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट. पहले मोबाइल के लिए काम करो, डेस्कटॉप बाद में आएगा. अगर आप डेस्कटॉप से बना के मोबाइल की तरफ जा रहे हो तो आप उल्टा जा रहे हो, आपको उस केस में CSS ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, और अगर आप मोबाइल से शुरू करोगे तो आपको CSS कम लिखने पड़ेंगे, ठीक है. तो बूटस्ट्रैप में जब भी काम करो तो कोशिश करो कि आप मोबाइल से डेस्कटॉप की तरफ जाओ. अब आप कहोगे सर आपने तो हमें तो डेस्कटॉप से सिखाया था, तो मैं हमेशा सिमुलेटर डाल के रखता था ना, मुझे हमेशा पता होता है इसका आउटपुट क्या आएगा. अगर आप प्रो हो, आपको पता है कि मुझे क्या लिखना है एग्जैक्ट कोड, तब तो आप डेस्कटॉप से बना लो. बट कोशिश ये होनी चाहिए जैसे अभी आप लोगों का बिगिनर लेवल है तो आप मोबाइल से शुरू करें और डेस्कटॉप पर ला के फिनिश करें इसको. दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है. ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, आप लैपटॉप से आए फिर इस पर गए फिर इस पर गए, तो ये तो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन वाला ट्रेंड था, ये चलता था हमारा 2008 के आसपास, ठीक है. जब बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस हो गया 2013 में ऑफिशियल हो गया कि यूज़ करो सभी लोग, तो लोग मोबाइल से डेस्कटॉप की तरफ जाते थे, पहले डेस्कटॉप से मोबाइल की तरफ आते थे. तो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन क्या था कि भाई सबसे पहले जो वेबसाइट बनी थी वो तो डेस्कटॉप ही चलती थी ना, फिर धीरे धीरे मोबाइल में मोबिलिटी आई, लाइक जैसे कि लैपटॉप आ गया, ठीक है, फिर उसका टैबलेट इंट्रोड्यूस हो गए, फिर उसके बाद उसको और थोड़ा सा छोटा किया गया, आपके स्मार्टफोन वगैरह आ गए, उसके बाद फिर आपके और कीपैड वाले फ़ोन के अंदर वेब ब्राउज़र डाल दिए गए, ठीक है, जिसके अंदर भी आप जाके वेबसाइट चला रहे हो. तो जैसे आता है ना जियो का कीपैड फ़ोन आता है, उसमें व्हाट्सएप भी चलता है, उसमें आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग भी कर सकते हो उतने छोटे से डिस्प्ले के अंदर. तो वो क्या है, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है. तो आपका जो बूटस्ट्रैप होता है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस का मतलब क्या हुआ, वो इतना छोटा डिस्प्ले कौन चला रहा है, लेकिन हो सकता है कोई हुआ ऐसा बंदा चला सकता है. एग्जाम्पल समझेंगे. RWD वर्कफ्लो. सो रेस्पॉन्सिव वर्क डिज़ाइन वर्कफ्लो कंसिस्ट ऑफ द 4 मेन प्रोसेस: डिस्कवर, डिज़ाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय, ठीक है. तो डिप्लॉयमेंट यानी कि लाइव कर दिया, डेवलप यानी कि आप उसकी फंक्शनैलिटी लिख रहे हो, डिज़ाइन आपने अपने फोटोशॉप में शुरू कर लिया, और डिस्कवर यानी कि मेरे स्कोप ऑफ वर्क किया उसके अंदर. तो डिस्कवर यानी कि किक ऑफ द एंड प्रोजेक्ट कैरेक्टर, प्रोजेक्ट एनालिसिस, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड कंटेंट स्ट्रेटजी, सर्च स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन. डिज़ाइन UX स्केचेस, पेज टेबल्स, इंट्रैक्शन डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन, स्टाइल गाइड एंड डॉक्यूमेंटेशन. डेवलपमेंट HTML और थीम बिल्ड, CMS build and template, implementation, क्रॉस ब्राउज़र एंड डिवाइस टेस्टिंग. अब मैंने जैसे इतनी सारी चीज़ें बताई तो ज़रूरी सारी चीज़ें लगेंगी उसके अंदर. देखो डेवलपमेंट क्या है, हो सकता है कोई वेबसाइट हो जो सिर्फ स्टैटिक बने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, तो आपका HTML और थीम बिल्ड आ गया. हो सकता है कोई वर्डप्रेस में बनवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है CMS बोले तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें वर्डप्रेस, जुमला, ड्रुपल सब चीज़ें आती हैं. बट इस समय जो टॉप मोस्ट आता है वो आपका
वर्डप्रेस है जो सबसे ज़्यादा यूज है। नेक्स्ट है डिप्लॉय, यानी कि कंटेंट माइग्रेशन, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, लॉन्च प्लान एंड रिलीज एंड स्टार्ट द ऑपरेशनल प्लान। तो ये होता है आपका फ्लो एक प्रोजेक्ट का। RWD वर्कफ्लो डिस्कवर, तो जिसमें हम लोग देखें किक ऑफ एंड प्रोजेक्ट कैरेक्टर्स, हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, माइलस्टोन एंड टाइमलाइन, डिलीवरेबल्स एंड स्कोप एंड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। Project analysis helps in determining the requirements of the project from a technical, creative and organizational and perspective. Information architecture, आइए जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, एंड कंटेंट स्ट्रेटजी helps in creating a site map for a project and show where everything belongs. Search strategy helps to develop a document summarizing best practices for search engine optimization. Strategic direction helps all of the information found during the discovery phase compiled into a concise document that outline the search content, technical and creative strategies. Next, UX sketches helps in working with through a constant process to create rough wireframes or UX sketch for key views. Page tables keep content independent from design or presentation, analyze each content area in priority order, and identify the most important messages to communicate in each area. Interaction design helps in creating rough gray box HTML prototype to demonstrate responsive interaction pattern. तो मैंने आपको एक दिखाया होगा शायद, या मुझे ध्यान नहीं है, तो जैसे कि हमने अपना प्रीत व्यवहार के उसमें दिखाया था, यहाँ पर देखते हैं अगर अवेलेबल होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो जैसे आप ये देखोगे हमने एक डिज़ाइन किया, तो देखो आप हमने पूरा एक OTT प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है अपनी मास्टर क्लास में, कैसे बनेगा क्या बनेगा, लेकिन क्या मैंने कोई फोटोग्राफ लगाया यहाँ पर? कुछ नहीं लगाया ना भाई, मेरे को स्ट्रक्चर तो क्लियर करना है। तो स्ट्रक्चर अगर क्लियर करना है तो आप इस तरह से थंबनेल डाल के छोड़िए, बाद में आप मूवी का नेम और उसके साथ में आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। अब क्या ये रिस्पॉन्सिव है? यस। हम लोग यहाँ पर मोबाइल मोड में आते हैं, मेरा डिज़ाइन बढ़िया से काम करे, मैं यहाँ से अपने सारी चीज़ें स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, है ना। नीचे आएंगे आपके बढ़िया से मूवीज़ के कार्ड वगैरह अवेलेबल है। उसके बाद फीचर कैटेगरीज हैं जिसमें अपना साइंस फिक्शन जो भी है आपकी कॉमेडी वॉमेडी एक्शन वक्शन सब डालिए। ओरिजिनल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इसके अंदर, न्यू रिलीज़ यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर, लिस्ट आपकी यहाँ पर अवेलेबल है इसमें, ठीक है। और ये अपना फोटो है और यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के आइकन्स कॉल हो जाएंगे। तो ये था हमारा मोबाइल मोड। बात करते हैं टैबलेट मोड की, तो रिस्पॉन्स हम लोग टेस्टिंग कर पा रहे हैं, टैबलेट के अंदर भी चीज़ हमारी बढ़िया से काम कर रही है इसके अंदर, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 4-4 करके हमारी मूवीज़ की लिस्ट इस तरह से इसमें डिस्प्ले होगी। और ये रहा हमारा डेस्कटॉप मोड। अब पता चला तुम लगाए हो, मेहनत कर रहे हो, फोटोज़ लगा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, अरे जब बेस तैयार है तभी तो बाकी की चीज़ें करोगे ना। हम फोटो लगा रहे हैं, डिज़ाइन मेरा रिस्पॉन्सिव हो नहीं रहा ढंग से, तो क्या फ़ायदा ऐसा काम करने का। तो पहले बेस रेडी करो। तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, इसको बोलते हैं लो फिडेलिटी, यानी कि आप जब कोई वेबसाइट बनाएंगे फिग्मा या XD के अंदर, या फिर आप बना रहे हैं जो भी चीज़ एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो पहला व्यू ये रहता है। पता चला तुम कलरिंग में स्टाइलिंग में मेहनत करने में लगे पड़ो, क्लाइंट बोले जी बेकार है, अरे सर मैंने 3 दिन लगा के बनाया इसको, मैंने बोला तो उसको स्ट्रक्चर समझाओ पहली चीज़, है ना, तब जाके काम होगा। ऐसे ही हमने जैसे बाकी की जो हमारी साइट्स हैं, अगर हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं लाइक project1 डॉट, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमने एक उसके लिए बनाया मास्टर क्लास में कि भाई कैसे बनेगा हमारा इंडोर प्लांट का। तो हमने यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई अपनी, सारा CSS लिख लिया, बेस्ट सेलिंग के अंदर किस तरह से हमारे कार्ड्स आएंगे इसके अंदर, है ना, माउस ओवर के ऊपर। यहाँ पर न्यू अराइवल्स क्या है, फीडबैक्स क्या है, ब्लॉग्स हमारे, उसके अंदर सब्सक्राइब, उसके अंदर हमारा फुटर। इसके बाद यूज़र अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ जाते हैं, आईफोन वगैरह कहीं पर मिलता है तो उसको चूज़ कर लो, 13 Pro Max एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बढ़िया से सारी चीज़ें आ रही हैं अपनी, कहीं कोई लेफ़्ट राइट स्क्रॉलिंग, सब कुछ एकदम। हल्का सा यहाँ पर गड़बड़ है तो इसको मैं 100% कर दूँगा मोबाइल के अंदर, ये भी परफेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, है ना। इसी में अगर मैं टैबलेट चेक करना चाहता हूँ इसका, यहाँ पर आप देखो इसका ये टैबलेट में 2-2 के फॉर्म में इस तरह से ये वाला पार्ट भी आ जाएगा।
तो समझ आया ना कि चीज़ें कैसे होंगी। इसी तरह से नंबर 2 हम लोगों ने एक और डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट किया इसी का ही। तो यहाँ पर नैप बार के ऊपर थोड़ा सा काम करना रहेगा। तो ये हमारा सर्च है, इसके अंदर फोटोग्राफ्स वगैरह डालनी है तो वो आ जाएगा अपना डेटा। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें अपनी बना सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है काम करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा helps in creating a rough gray box HTML prototype to demonstrate responsive interaction pattern। तो जब भी आप काम करेंगे तो आपका प्रोसेस ये वाला रहने वाला जो मैंने भी आपको दिखाया। विजुअल डिज़ाइन हेल्प्स टू क्रिएट स्टैटिक विजुअल मॉकअप्स, ब्राउजर बेस्ड प्रोटोटाइप, कलर पैलेट्स एंड टाइपोग्राफी दैट गिव ईच साइट अ यूनिक लुक एंड फील। Style guide documentation helps in creating a style guide that will document the design system so that they can be properly implemented। सो जब आप अपना UI उसमें पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपने अपना पूरा टाइपोग्राफी और स्टाइल गाइड सब बताना होता है उसमें, सो दैट कि जब मेरा डॉक्यूमेंटेशन वेब डिज़ाइनर के पास जाए या डेवलपर के पास जाए तो उसको पता हो फॉन्ट कौन से लगेंगे, क्या साइज़ होगा, क्या प्राइमरी सेकेंडरी ट्राइटरी मेरा कलर होगा, वो सारी चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, सो दैट कि उसको किसी भी चीज़ के लिए पूछने के लिए आने ना पड़े। चीज़ें इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट, HTML or theme build creates HTML, CSS, JavaScript theme that are functional, browser tested, and HTML pages are ready for testing to make sure all content is governed by CSS and meets W3C standards। तो W3C आपको मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो। बताया हुआ है नहीं बताया हुआ है? तो ये साइट होती है W3C वैलिडेटर के नाम से। आप यहाँ जाएं और इस साइट के अंदर आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं, URL के थ्रू, फाइल अपलोडिंग के थ्रू, या डायरेक्ट अपने कोड को कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है क्रॉस ब्राउजर डिवाइस टेस्टिंग हेल्प्स इन टेस्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ पेज टेम्पलेट्स रेंडर इन मेजर वेब ब्राउजर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। सो फर्स्ट है कंटेंट माइग्रेशन हेल्प्स क्लाइंट टू क्रिएट एंड मेंटेन यूजफुल एंड यूजेबल कंटेंट। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग helps to confirm that a new site meets the objective and requirements are desired early in the project. Documentation and training helps to prepare text and video documentation to help understand and use new CMS and sites. Launch plan and release helps in creating a launch plan to archive the current website and release the new websites to the public, and also quality checklist to make sure that all project requirements are met, and start the operational plan. Helps in achieving a milestone of changing a website when a development is required. So सारे points आ गए हमारे responsive websites डिज़ाइन करने के पूरा workflow क्या है। Significance of RWD, web designers need to keep the same look and feel of their websites in various computer browsers before the reproduction of mobile devices with advanced web browsing capability. RWD is highly significant in regards with time and money, preservation of the mobile devices, user experience, device agnostic and way ahead. So इन चीज़ों का आपका बेनिफिट मिलता है जब हम लोग यूज़ करने इसको। So summary of this session: responsive websites has changed the entire outlook of web industry. It offers significant benefits to web designers and online businesses. Responsive web design involves using CSS and HTML to resize, hide, shrink, enlarge or move the content to make it look good on any screen. तो जैसे हमने देखा ना कि मोबाइल में सिंगल मेरा कार्ड आ रहा है, टैबलेट में 2 हो गए या 4 हो गए उसके अंदर, और डेस्कटॉप मोड में हमारे उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल जो हो रहा है सिर्फ आपका HTML और CSS की हेल्प से हो रहा है। Using CSS makes it easy to develop sites that can be viewed in a device on any size such as desktop, laptop, tablet और स्मार्टफोन। और इवन आज के डेट में कुछ अच्छे जो स्मार्ट टीवी आपके अवेलेबल हैं उनके अंदर ब्राउज़र भी आ चुके हैं, हम ब्राउजिंग अब डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट PE is the principle of starting with a strong foundation and then adding enhancement to it if you know certain visiting user agents can handle the improved experience. The concept of progressive enhancement is applied by breaking different layers to improve the experience of interacting with the website.
The concept of graceful degradation and progressive enhancement are applied in order to make a website available to any user agent. Using responsive design will help create a website that will not only look good and work efficiently on the devices that are on the market now, but are also likely to do the same on any devices that may be available in the future. So ये था हमारा responsive website design के अंदर हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटजीज फॉर रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन. सो स्ट्रेटजीज फॉर RWD इन वेरियस डिवाइसेस. तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग द ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट्स यानी कि जिस पर आपका डिज़ाइन चेंज होता है. These are the page width that cause design elements to restructure. In between breakpoint, items usually change their size or flow, but at the breakpoints there is a rapid change in configurations. Keeping page load times low, CSS slow down the load times of their pages over each shot of gadget and increase the usability. Optimizing image size, this technique requires large image to look good. It creates a problem with the same image with retina and other high resolution kind of technologies as they become slow to load on lower resolution screen. अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है. फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देता है पिक्चर टैग दिखाई दे रहा है, बट मेरी इमेज क्या है, पिक्चर टैग से बाहर है. समझ में आ रहा है, पिक्चर टैग भी है लेकिन पिक्चर टैग से मेरी इमेज बाहर भी है. बाहर का मतलब क्या है कि बाहर वाली इमेज डिफ़ॉल्ट चलती है. डिफ़ॉल्ट से मतलब मेरा ये है, आप ऊपर देख रहे हैं कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यही साइज़ खुलेगा जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, है ना. अब मान लो कि एक विजिटर है जो मोबाइल का है या टैबलेट का है, तो उस केस में क्या होगा, पिक्चर टैग के अंदर अलग अलग साइजेस यहाँ पर रखे होंगे. इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स सेट. यहाँ देख रहे हैं विर्थ अगर 1192 है, 91 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 2x 1x यानी कि 2x पे आपको बड़ी इमेज दिखाई देगी. अगर हम लोग यहाँ जाएंगे इसके अंदर तो ये देखिए आप 1600 पिक्सल्स, और इसमें देखिए आप क्वालिटी के भी इन्होंने पैरामीटर सेट करके रखे हैं, 80% क्वालिटी, 90% क्वालिटी. तो इस तरह से आपके पास अलग अलग साइज इसमें अवेलेबल रहेंगे इसके अंदर. तो देखो इसमें शायद हमें एक 4K साइज मिल जाए, ज़रा ट्राई करते हैं ढूंढने का. तो ये देख रहे हैं मिनिमम विड्थ 768 से इस पर ये वाला चलेगा, मिनिमम विड्थ 1192 पर ये वाला साइज़ आपका रेंडर होगा. तो इन्होंने पूरी मीडिया कैरी इसी के अंदर लिख के डाली हुई है साथ में. तो अलग अलग डिवाइस के साइज़ इसमें पहले से लोड करके डाल दिए. इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसा डिवाइस वैसी इमेज विड्थ को मैच करके फैच हो जाएगी. नहीं तो क्या होगा, आपकी इमेज इतनी बड़ी है, अब मोबाइल में लेके आ गए तो डेटा ही नहीं पढ़ पाओगे. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने इस फोटोग्राफ को यहाँ ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर मैटर देखो, पढ़ पा रहे हो ना, क्वालिटी इसकी 20% है, मैं क्वालिटी को 100% कर देता हूँ. देखो जो मैटर यहाँ लिखा है ना, क्लियर हो जाएगा. क्लियर हुआ. अब ज़रा सोचो कि ये मोबाइल है, ठीक है, क्या पढ़ पा रहे हो उसको, नहीं पढ़ पा रहे ना. तो उन्होंने उस विड्थ के लिए अलग इमेज लगाई होगी. समझ गए ना. तो ये तो है इनका डेस्कटॉप का. लेकिन अगर जैसे हम लोग इनका मोबाइल मोड चलाते हैं और रिलोड करते हैं इसको, और यहाँ से जाके आप इसमें चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से iPhone 14 Pro Max में ले लेता हूँ. रिलोड करेंगे बढ़िया से इसको और इसको कर लेते हैं 100%. अब यहाँ पर ज़रा आप देखो, मैटर पढ़ पा रहे हो, यानी कि इन्होंने इसके लिए इमेज जो है वो अलग बनाई है. तो यहाँ देखते हैं ज़रा, देखो कोड कहीं लिखा होगा. सॉरी, मुझे इमेज ओपन करनी थी. अलग इमेज है ना, ये ऐसी तो नहीं है ना बहुत लंबी वाइड, क्योंकि वाइड होगी तो पढ़ नहीं पाओगे. तो इन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग इमेज पहले से प्रोसेस करा ली है और उसको पिक्चर के सोर्स सेट में सेट कर दिया. जैसे विड्थ होगी वही इमेज आएगी. वेबसाइट इनकी किसी भी साइज़ पर आप खोलोगे ऐसे लगता है जैसे पहले से खुली रखी थी.
इनकॉग्निटो तो कोई हिस्ट्री सेव नहीं करता ना, है ना। तो जैसे हमने लिखा है पर फ्लिपकार्ट, इंस्टेंट आया ना सब कुछ एक साथ, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। अब तुम अपनी ऑफलाइन भी अगर बना के लेकर आओगे तब भी नहीं खोल पाओगे ऐसा। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं भी बड़ा साइज रखो, उसको अलग अलग साइज में छोटा कर लेंगे। अच्छी बात है, टाइम बच गया तुम्हारा, लेकिन अल्टीमेटली चलेगा तो ऑनलाइन ही ना। तो ऑनलाइन अगर चला रहे हो तो आप इमेज को अलग अलग साइज़ पर ऑप्टिमाइज़ करो कि भाई अगर यूज़र का स्क्रीन साइज इतना है तो ये इमेज होनी चाहिए, और छोटा है तो ये होना चाहिए। इससे तुम्हारा डिज़ाइनिंग का टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन बाद में जो यूज़र का लोडिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। Optimizing image size, this technique requires large images to look good. It creates a problem with the same image with retina and other high resolution kind of technologies as they become slow to load on lower resolution screen. Mobile first. Minimize the amount of content and navigation to make a design useful. This helps to define the minimal configuration and works their way back to their maximum case. So मोबाइल फर्स्ट होने से जैसे मैंने बोला कि आपको CSS कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि CSS डोम को स्टाइल करता है, और जब डोम स्टाइल हो रहा होता है ना तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। और वही लोडिंग टाइम होता है, यानी कि जितनी देर वो प्रोसेस कर रहा है, यानी कि इंजन आपके डेटा को प्रोसेस करके बना रहा है चीज़ों को, ठीक है। रिसर्च फर्स्ट, यूटिलाइज फील्ड रिसर्च एग्जामिनेशन एंड अदर स्टडी स्ट्रेटजीज टू कम्प्रीहेंड विथ कैपेसिटीज आर एसेंशियल एंड विच आर प्लेजेंट टू हैव। सो व्हाट इज़ कंटेंट स्ट्रेटजी? तो कोर स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे। कंटेंट स्ट्रेटजी इज प्लानिंग फॉर द क्रिएशन, डिलीवरी एंड गवर्नेंस ऑफ यूजफुल कंटेंट। कोर टेक्निक्स characterize how your substance will assist the in meeting business's objective. Substance recognize what substance is obliged to effectively execute your core technique. Structure concentrates on how substance is organized, composed, and accessed. Work process clarify how individuals oversee and keep up substance every day. Administration depicts that approaches, measure, and rules that apply to content and its life cycle. तो ये आपके अलग अलग इसके अंदर ऑप्शन है। तो हम लोग स्टार्ट जो करते हैं इसका सब्सटेंस, और उसके बाद में ये आपका स्ट्रक्चर, फिर आपका गवर्नेंस एंड वर्क फ्लो। तो ये सी से रिव्यू चलता है आपका काउंटर क्लॉकवाइज। How does content strategy relate to UX design? There are a couple of diverse approaches to take a better look how to content strategy relates to UX design, like IBM's client-facing solutions infographic distributed to exhibit the consultancy UX system approach. Aaron Sim of Hughes made this representation to show the content lifecycle, perceive a few exercises that are frequently included in UX ventures. So ये client facing solution और ये content life cycle इसके अंदर। So आप यहाँ देखेंगे इसमें क्या है, यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म, फंक्शनैलिटी, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड कंटेंट स्ट्रेटजी। तो ये कुछ इस तरह चलता है, पहले कंटेंट, देन इन्फॉर्मेशन, देन फंक्शनैलिटी, देन किस प्लेटफॉर्म पर हमें दिखाना है, यूज़र इंटरफेस क्या होगा, और उसकी फिर यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी कितनी बढ़िया से है, कौन कौन लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, कितना ईजिली एक्सेसिबल है, ये सारी चीज़ें। सो हाउ डज कंटेंट स्ट्रेटजी रिलेट टू यूएक्स डिज़ाइन? रिचर्ड इनग्रैम और इंगर्स made this representation to show routes in which a UX group may work together with a substance strategies. So Richard Ingram और इन सब की बेसिकली हम लोग देख रहे हैं जिसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे कंटेंट क्रिएटर है, हु इज गोइंग टू एडिट और अप्रूव दिस, हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव हेयर, एनी cultural or political consideration, what content have we already got, how much time have I got to create it, what style, tone and voice am I striving for, what are our competitor doing, does this content already exist elsewhere, who's responsible for its future upkeep, where does this fit in the overall structure, how can we help our readers find it, what has research taught us about our readers, and what are the special restrictions. So इतनी सारी चीज़ें एक कंटेंट क्रिएटर को सोचनी चाहिए किसी भी कंटेंट को बनाने से पहले। आप पता चला कंटेंट बना रहे हो, देखा किसी का मैंने बना लिया। आज के सोशल मीडिया आप देखते हो, एक बंदा कोई गलत चीज़ चालू करता है,
ठीक है, उसने देखा अच्छा इसने बनाया, चलो उसने नए तरीके से थोड़ा सा उसके अंदर करेक्शन किए और अपना भी वही सेम चिपकाना चालू कर दिए। फिर लोग उसके नीचे पे उल्टे सीधे कमेंट करना चालू करते कि भाई कहाँ से पढ़ा, रिसर्च कहाँ से लेकर आया, पहले ये बता। ठीक है, तो पहले एटलीस्ट अगर आप कोई चीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, आपको उसकी रिसर्च तक जाना चाहिए। जैसे एक नहीं है वो कौन लेडी है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अशोक सुंदरी नाम, पता नहीं क्या नाम है उनका, है कुछ ऐसी नाम है, जो बहुत ही यंगेस्ट है मोटिवेशनल में है। और उन्होंने एक कहानी बोली, शायद उन्होंने अपने बचपन में सुनी होगी, कि जो मोर के जो बच्चे होते हैं वो उसके आंसू से पैदा होते हैं। यार तो ठीक है, माना कि लोग तुम्हें पागलों की तरफ फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद क्या हुआ उसका, भरोसा उठ गया अचानक से। तो ये होता है कि पहले ही कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, जो पुरानी कहावत है। जाना नहीं कुछ नहीं, बस बोलने से मतलब, लोग तुम्हें मान रहे हैं बहुत ज़्यादा और तुम्हारी जो थ्योरी है वो कुछ अलग ही जा रही है, नेक्स्ट लेवल। कैसे पॉसिबल है, इसका आधार क्या है? ठीक है। हाँ तो वो एक निर्मल बाबा जी आते हैं वो, तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी कृपा जो है रुकी हुई है, लास्ट समोसा कब खाया था बाबा जी? 6 महीने पहले। कौन सी चटनी के साथ खाया था? फिर लाल के साथ या हरी के साथ? हरी वही कृपा रुकी है तुम्हारी, अब क्या लाल से खाना, अब की बार कचौड़ी घर पैक करके ले जाना। तो ऐसी निराधार बातें और ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो बेसिकली आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, अंधभक्त जिसको लोग बोलते हैं। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ उसको भी तुम एक बार रिसर्च ज़रूर करो। हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ चीज़ें बदल चुकी हूँ या उससे कुछ और बेटरमेंट आ गया हो, बट मैं फिर भी अपनी चीज़ों को बहुत तरीके से चेक करके उसको वेल डॉक्यूमेंट करके आप तक लेके आता हूँ। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कभी रुकेंगे नहीं, चीज़ें बेटर होती रहेंगी। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल चेंज कभी नहीं होता चीज़ों का, है ना। तो यहाँ पर इतना कुछ हमें सोचना पड़ता है कंटेंट को बनाने के लिए। ये नहीं कि मेरे को दिमाग में एक आइडिया आया और मैं गया जीपीटी पे भाई लिख इसके बारे में, और मैंने थोड़ा सा उसको उस पर जाके मैंने उसको ह्यूमनाइज़ किया और फिर मैंने लोगों को चिपका दिया, लो जी हो गया। ऐसे नहीं होता। ठीक है, आज की डेट में सबको पता चल जाता है कि कंटेंट क्या है तुम्हारा। सो कंटेंट ऑडिट की बात करेंगे। व्हाट इज़ कंटेंट ऑडिट? अ कंटेंट ऑडिट is the action where all the content on a website is checked and compiled into a big list. There are three main types that can be performed in an audit: full content inventory, a complete listing of each content item on the site. This may incorporate all pages with all advantages, for example downloadable records and features. Practical content inventory, a complete listing of a subset of the site. A partial inventory, sorry, partial रहिए, a partial inventory includes the main few labels of a progressive site or the previous 6 months of articles. All areas of the site will be secured. Content sample of fewer comprehensive collections of example content from the site. So what does a content audit include? Content audit should be recorded in a spreadsheet mainly because they are flexible. स्प्रेडशीट मतलब जो हम लोग गूगल शीट वगैरह का यूज़ करते हैं, एक्सेल वगैरह के अंदर हम लोग काम करते हैं। दे आर एडिशनली रिमार्केबल एट होल्डिंग अ लॉट ऑफ डेटा इन अ जेन्युइनली रीजनेबल मैनर। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी आप इसमें डाल रहे हो तो ये फ्लेक्सिबल क्यों है। मान लो कि आपको लगता है कि मैंने एक कॉलम बनाया, दूसरा कॉलम बनाया, मुझे लगता है नहीं इन बिटवीन एक और सिनेरियो बन रहा है, तो आप तीसरा कॉलम बीच में डाल सकते हो। ठीक है, ईजिली। बट अगर आप नॉर्मल टेबल टी आर टी डी करके बनाओगे तो कोड में तो जाकर आप कट पेस्ट करके चेंज कर लोगे, नॉर्मली में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा करने के अंदर, है ना। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी पेज इज रिकमेंडेड टू कलेक्ट, जैसे कि नेविगेशनल टाइटल, द प्रिंसिपल नेम, राउट कनेक्शन टू द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल द कनेक्शन टाइटल इन द प्राइमरी राउट। मतलब जो हमारा लोगो होता है ना, देखते हो आज की वेबसाइट के तो लोगो पे आप क्लिक करते हो होम पर चले जाते हो। Page name, the displayed page title. URL, you may need to show the URL or simply interface from the page name. Comments, notes and things to recall. Content hierarchy, some methods for demonstrating the essential relationship of the substance thing.
Next, following data can also be included like content type. Is this an essential page, distribution, news story, article, method, FAQs, जिसको हम लोग शॉर्ट FAQ बोलते हैं बट एक्सपेंडेड होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और समथिंग एल्स. कोशिश करें जब भी आप कोई कंटेंट लिखें, ब्लॉग लिखें, उसके नीचे आप FAQs अपना ज़रूर से बनाएं. बेनिफिट क्या होगा कि भाई यूज़र को अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगा, डाउट होगा तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वहाँ से. नेक्स्ट, टॉपिक, टैग्स और कैटेगरी, मेटा डेटा फॉर प्रोडक्ट्स, आर्टिकल्स, न्यूज़, ब्लॉग पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको ANI न्यूज़ के ऊपर दिखाया था या मैंने अपनी साइट के ऊपर आपको सर्चिंग वाला दिखाया था. ऑथर हु रोट दिस कंटेंट, ठीक है. ऑनर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट. तो जैसे आप देखते हो ANI की वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ANI रिस्पॉन्सिबल उस कंटेंट के लिए क्योंकि वो ऑनर है, और ऑथर जिसने वो कंटेंट लिखा है. किसने लिखा तो देखते हो ना, नाम लिखा आता है. डेट, लास्ट अपडेट, एट व्हाट पॉइंट वॉज द कंटेंट लास्ट ओवरहोल्ड, यानी कि कब उसको लास्ट उन्होंने चेक किया, अपडेट किया, वो सारी चीज़ें. अटैच्ड फाइल, नंबर ऑफ फाइल्स अटैच्ड एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड दे से दे आर. Related, what data is connected from sidebars or related links box on this page. Availability, is the content accessible to desktop, versatile and or application clients. Is the substance syndicated to different destinations. So जैसे आप देख रहे हैं स्प्रेडशीट के हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं. सो ये आपकी गूगल शीट भी हो सकती है या आपकी एक्सेल शीट भी हो सकती है. तो लिस्ट द मेन पेजेस और सेगमेंट्स. तो जैसे क्या है नेविगेशन, उसमें क्या किया जाएगा, होम, अबाउट, न्यूज़लेटर, रिसोर्सेज, आर्काइव्स, राइट फॉर अस एंड कॉन्टैक्ट. पेज के टाइटल क्या होगा होम का, जैसे UX मास्टर, URL क्या होगा ये होगा, कमेंट क्या होगा ये होगा, इस तरह से. सो लिस्ट द मेन पेजेस और सेगमेंट्स ऑफ द साइट इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ अ स्प्रेडशीट. स्टार्ट द कंटेंट ऑडिट बाय क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ द टॉप लेवल आइटम्स. दिस विल ऑफन मैच द प्राइमरी नेविगेशन. चूज वन पेज टू बिगिन विद and jump into the capturing the information decided upon for that page. So how to perform the content audit? So make a list of each of the page if it has sub pages and repeat the process for each of these in turn. Jump into any list of sub pages and complete that section before moving on. Simply keep going until everything is explored and written down that is needed. Capturing the content of a site in a spreadsheet will help make informed design decisions. So आप जो भी उसके अंदर कंटेंट लिख रहे हैं आर्टिकल वाइज या एंटायर पेज पे आपने पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उन सबको अपनी एक्सेल में आपको लेके आना चाहिए. ठीक है, तो ये सारा आपका ऑडिटिंग का तरीका होता है. सो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर अ मोबाइल फ्रेंडली साइट. सो मेजरिंग योर मोबाइल साइट परफॉर्मेंस, द फर्स्ट स्टेप to improving mobile performance is to measure the start. Use the Google Chrome built-in developer tool. तो Google Chrome में देखते हैं हम लोग एक आता है F12 हम लोग प्रेस करते हैं जो इंस्पेक्ट करके आप लोग खोलते हैं. सेलेक्ट अ डिवाइस ऑफ इंटरेस्ट से एप्पल iPhone 6 फॉर एग्जांपल. तो जैसे मैंने भी आपको दिखाया था फ्लिपकार्ट का iPhone 14 Pro Max में जाके एंटर साइट एड्रेस इन द एड्रेस बार. अ साइट रेंडर्ड एज एन iPhone 6 would appear. See performance stats such as total page load time, size of the page and the total number of requests. Hit the network tab to show waterfall diagram view. तो ये जो आप देखते हैं, तो जिससे मैं आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ से हम यहाँ से ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट, आप यहाँ से प्रेस करते हैं F12, तो जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट डिवाइस सेलेक्ट होगा वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ अ कंसोल. कंसोल क्या होता है, जो आपके प्रोग्रामेटिकल एरर होते हैं वो आपको यहाँ पर पता चल जाते हैं इसके अंदर. हम बात करें यहाँ पर नेटवर्क की, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितनी रिक्वेस्ट यहाँ से रन हो रही हैं, कितनी स्क्रिप्ट यहाँ से रन हो रही है इसके अंदर. सो ये आपका पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा. देखो लोड होते आ रहा है, अभी चलने दीजिए इसको. तो यहाँ पर साइज़ आ जाएगा, कितना टाइम लगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मिनट दीजिए. अभी हम लोगों ने F12 जब यहाँ प्रेस किया था तो आपने देखा होगा इसमें नेटवर्क के अंदर कि कितने कितने टाइम में आपका पेज ये लोड हो रहा है. तो यहाँ पर देखें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो इस तरह से देख रहे हैं. तो हमारा पेज कितनी देर में इंटरेक्टिव हो जाएगा, 262 मिली सेकेंड्स दिखा रहा है. अब सोचो कि आपकी वेबसाइट का टाइम आ रहा है जाके 2 मिनट 3 मिनट, तो कौन वेट करेगा भाई तुम्हारा नहीं करेगा ना.
सो ऐसे में अलग अलग मोड पे जाके चेक करना चाहिए अपने पेज को कितनी देर में हमारा पेज जो है वो इंटरेक्टिव हो रहा है, ठीक है। मैसेज के टूल आते हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट को जेन्युइनली चेक करना है तो पेज स्पीड पर आप जाइए, यहाँ से इसमें आपने जाके अपना फ्लिपकार्ट का यूआरएल पंच करना है एंड क्लिक ऑन एनालाइज। आपको यहाँ पता लग जाएगा ये फेल है कि पास है, ठीक है। तो क्या लिखा है मोबाइल में फेल, डेस्कटॉप पर जाते क्या लिखा रहा है पास। अब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट मोबाइल के लिए बनी ही नहीं है ना, क्योंकि उनका एप्लीकेशन आता है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है। सो अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, सो आपको यहाँ पर पास होना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, समझ आया ना। तो क्या लिखा रहा है 1.9 मिली सेकेंड्स के अंदर इनका पूरा का पूरा ये 1.9 सेकेंड्स, यानी कि गूगल ये कहता है कि 2.5 सेकेंड्स में आपका पेज एक्सेसिबल हो जाना चाहिए। सो LCP स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, यानी कि अगर आपका इतनी देर में खुल गया तो आपका बढ़िया है, अगर आप यहाँ पर हो मॉडरेट हो, यहाँ पर हो तो डेंजर हो। तो अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज़्यादा है तो भी आप रैंक नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए इमेजेस वेल ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोबाइल के अंदर 3.2 सेकेंड्स, है ना। तो ये टूल भी मैंने बता दिया और मैनुअली मैंने आपको चेक करना था इसके थ्रू कैसे चेक करते हैं लोग। सो यूज़ दी गूगल क्रोम बिल्ट, ये मैंने सब आपको बता ही दिया है ना। आगे चलते हैं। Optimizing images for mobile, ensure to specify the viewport meta tag in the head section of a web page. Basically, this tells the mobile browser if it has a responsive mobile site and not to try to auto-scale a large desktop site down to mobile resolution. Use the CSS media queries and the background image style wherever possible to render mobile images. Future HTTP2 provides server support to build a responsive and adaptive well-disposed site to satisfy the Google crawler. So जो गूगल का एक रीज़न था कि भाई हम आने वाले टाइम में जो भी साइट्स होंगी वो रिस्पॉन्सिव एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो वो कब आया 2020, है ना। तो गूगल का जो क्रॉलर होता है ना गूगल बॉट, जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। तो वो ये चेक कर लेता है कि कौन सी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कौन सी वेबसाइट नहीं है, उसी के हिसाब से फिर आपको रैंक किया जाता है। मान लो कि साइट के अंदर कंटेंट बड़ा अमेजिंग है ना, कोई यूज़र किसी कीवर्ड पर सर्च करे और आप अवेलेबल हो, बट आपकी पोजीशन टॉप पर नहीं पहुंच रही है, आप टॉप 10 से नीचे हो या पहले पेज पर हो ही नहीं आप, तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि आपका जो कोड है, जो डिज़ाइन है, वो वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, इसी वजह से आप रैंक नहीं कर पा रहे। तो गूगल क्या देखता है सिंप्लिसिटी। हम एज स्टूडेंट क्या चाहते हैं वेबसाइट में एनिमेशन हो, ये हो वो हो, सारी चीज़ें लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना कंप्यूटर स्क्रिप्ट को रेंडर कर सकता है, मोबाइल फ़ोन स्क्रिप्ट को रेंडर नहीं कर पाता। तो इसलिए जब भी वेबसाइट बनाओ, मैं क्यों मना करता हूँ उसके पीछे का ही रीज़न ये है। जैसे फ्लिपकार्ट, उसने क्या लगा रखा है, मोबाइल गया माउस टच हुआ ड्रॉप डाउन खुल गया, माउस में मोबाइल का है, मोबाइल में माउस का है नहीं है ना, तो कैसे चलाओगे उसको। इसलिए बूटस्ट्रैप जब मैंने आपको पढ़ाया था ड्रॉप डाउन का, मैंने दिखाया था टेक्निकल कि भाई वहाँ पर टैप चलता है, तो माउस ओवर फेल हो गया ना, तो किसी काम का नहीं। इसलिए क्लिक वाले ड्रॉप डाउन चलते हैं, माउस ओवर वाले नहीं चलते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने माउस ओवर लगाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनाता अपनी चीज़ों को, उसका ऐप आता है। डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिव एंड अडेप्टिव वेबसाइट डिज़ाइन। तो अडेप्टिव जो वेबसाइट्स होती हैं वो पर्टिकुलर एक साइज़ के लिए बनी होती है, रेस्पॉन्सिव लिक्विड होती है, बिल्कुल छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब पर काम करेगा। सो जेन्युइन रिस्पॉन्सिव आउटलाइन इज फ्लूइड, यूटिलाइजिंग CSS3 मीडिया क्वेरीज टू रिएक्ट टू एनी स्क्रीन साइजेज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस CSS3 मॉड्यूल, एंड adaptable metrics can be made where content can wrap and pictures can fit to conform alongside your browser. So एक जैसे हमने याद होगा सबसे पहले जब HTML CSS वेबसाइट बनाना चाहिए तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी, तो वो हमने कौन सी सीखी थी, वो अडेप्टिव वेबसाइट्स थी, ठीक है। जब हमारा बूटस्ट्रैप आया या जब मैंने आपको CSS और मीडिया क्वेरी पढ़ाना स्टार्ट किया, हमारा देखा था कंटेंट रिस्पॉन्सिव होने लग गया था। तो अडेप्टिव वेबसाइट का ट्रेंड अब खत्म हो रहा है, मतलब खत्म ही हो गया है 2020 के बाद से, उससे पहले तक चला।
With responsive configuration, the utilization of media questions additionally opens up a scope of alternatives that take into consideration design to change depending on screen size. Adaptive design utilizes a progression of static design taking into account breakpoint. Responsive fluid outline may give user an ideal experience regardless of which device they may use to view the configuration. The adaptive design methodology may work better for clients with a less spending plan, as it would just need to create formats for a couple of screen sizes as opposed to make arrangement for an ideal affair for all. So tips for designers on deciding the best approach. Invite developers into the discussion, talk about coding confinements and streamline for the undertaking. Determine the distinctions and similarities between page components and create normal examples for page layout. This methodology will spare time and give a predictable vibe to the site. When planning versatile outline for these 6 normal screen width 320, 480, 760, 960, 1200 and 1600. फ्लिपकार्ट चलता है 1600 पर। नोटिस किया ना, जब भी आप उसका कोई इमेज निकालोगे वो 1600 पर मिलेगा आपको, ठीक है। और बूटस्ट्रैप का जो लिखा गया फ्रेमवर्क वो लिखा गया आपका 1440 के ऊपर, ठीक है। तो ये साइजेस है हमारे, ये मोबाइल का सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा, इससे छोटा डिस्प्ले नहीं होता, और ये हमारा ग्रिड के अंदर सब बड़ा साइज आ गया इसके अंदर। सो बी एक्सेसिबल फॉर QA यानी क्वेश्चन आंसर और अ स्टार्टिंग वॉक थ्रू of the coded documents to guarantee that every page is rendered. Next, media inquiries don't work in Internet Explorer 8 and below, क्योंकि ये वो दौर था जब आपका HTML4 और CSS2 चल रहा था, यानी कि ये विंडो XP वगैरह में चलती थी सारी चीज़ें ना, Internet Explorer 8 वगैरह. So utilize the JavaScript polyfills such as CSS3 media query.js to support media queries in old legacy programs. However, that polyfills can add to the record size and that JavaScript can be shut by clients. So यहाँ पर एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क हुआ करता था जब हम लोग 2008 की बात करते, HTML में शिव SHIV, तो वो लाइब्रेरी हम लोग लगाया करते थे। अब प्रॉब्लम क्या आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 तक जब कोई वेबसाइट चलाते थे, अगर वेबसाइट में कोई स्क्रिप्ट है तो ऊपर एक येलो कलर का ब्लॉकर आता था। अब जावास्क्रिप्ट जैसे कि हमें पता है बहुत पहले से कि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को स्लो डाउन करता है, ठीक है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट लगाओगे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। आप कहोगे टैक्स का तो कोई साइज ही नहीं है, तो भाई वहाँ टैक्स थोड़ी ना कंसिडर हो रहा है, उस टैक्स से आपका डोम मैनिपुलेट हो रहा है। जब आपका डोम मैनिपुलेट होगा तो यानी कि आपकी वेबसाइट स्लो होगी, यानी कि आपका लोडिंग टाइम बढ़ जाता है उस केस के अंदर। तो मान लीजिए कि अब आपकी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है, अब जब तक यूज़र वहाँ पर उस स्क्रिप्ट को अलाउ नहीं करेगा मैनुअली, तब तक वो स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, यानी कि आपकी वेबसाइट ख़राब दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना शट बाय क्लाइंट्स, लिखा है ना रिकॉर्ड साइज एंड दैट जावास्क्रिप्ट कैन बी शट बाय क्लाइंट्स। सो क्रोम के अंदर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। मैंने आपको बंद करने का तरीका बताया हुआ है ना कि हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ जाकर हम लोग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, फिर एंटर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर जाते हैं सिक्योरिटी, फिर हमें यहाँ पर जाके कहीं पर मिल जाएगा इसके अंदर जावास्क्रिप्ट वगैरह का ऑप्शन। थोड़ा सा बैक करेंगे पीछे भी मिल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को अगेन सर्च करिए बैक, और यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे आइए जावास्क्रिप्ट और यहाँ से बंद कर सकते हैं। सो अगर मैं जावास्क्रिप्ट को बंद कर देता हूँ ना तो देखो फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट ऐसे हो जाती है जैसे कुछ रह ही नहीं उसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ जाके बोला flipkart.com, ठीक है, ये देखो फ्लिपकार्ट की साइट है, ब्राउज़र वगैरह सब अभी चल रहे होंगे इसके। अब ज़रा इसकी हालत देखो बेचारे की कैसी होगी। अब ज़रा एक बार इसको रिलोड कर लो, वेबसाइट तो लोड हो जाएगी बट होगा नहीं कुछ। अब ना वो लॉगिन का बटन हिलना बंद हो गया, ब्राउज़र हिलना बंद हो गया, कुछ नहीं चल रहा इसके अंदर, सब डेड है। क्या हुआ इस वेबसाइट को, है ना। तो जो CSS वाले ड्रॉप डाउन में वो अलग चल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट वाले सब बंद हो गए, है ना। ये सब CSS वाले हैं, नीचे और डेटा ही नहीं आएगा, हैंग ऑन लोडिंग कंटेंट, क्योंकि react.js लगी हुई है। तो जब जावास्क्रिप्ट बंद तो सब बंद, है ना। तो ये है जावास्क्रिप्ट, यानी कि आज की डेट में JS हटा दी तो वेबसाइट डेड, सारी सिक्योरिटी डेड, सब खत्म, सारे वैलिडेशन बंद, कुछ नहीं करेगा काम। समझ आया जावास्क्रिप्ट का पावर। और जैसे इसको चला दोगे जिंदा हो जाएगी, देखो डेटा आ जाएगा फटाक, ये
अब नीचे जाओगे और डेटा आ गया, और डेटा आएगा क्योंकि एजेक्स रिक्वेस्ट लगी है ना, असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, रिक्वेस्ट जा रही है ऑन स्क्रॉल पर, डेटा वहाँ से आ रहा है। फॉर अडेप्टेबल ग्रिड लेआउट इज रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन यूज EMS। तो हमारे पहले ना जैसे हम लोग देखते हैं कि EM हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं तो 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो पूरा जो बूटस्ट्रैप लिखा है वो EM में लिखा गया है। सो क्या है, फॉर एडिटोरियल ग्रिड लेआउट इन रेस्पॉन्सिव डिजाइन यूज EMS और परसेंटेज, कीप अवे फ्रॉम सेटल्ड विड्थ। तो EM क्या होता है, अडेप्टिव होता है कि जैसी स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंग से अपना आप सेट कर लेता है चीज़ों को। इन रेस्पॉन्सिव आउटलाइन यूटिलाइज मैक्स विड्थ 100% टू मेक पिक्चर्स, फीचर्स एंड HTML5 canvas editable। When the viewpoint gets smaller, any media will scale down and indicated by its compartment width. In any case, max width does not work with implanted media. Keep in steady correspondence with the designer. Clarify any queries in case of confusion to avoid fixes later. तो जैसे अब मैंने आपको शायद CSS पढ़ा होगा तो विड्थ और मैक्स विड्थ दोनों में डिफरेंस बताया होगा, तो याद है मैक्स विड्थ क्या होता है? ठीक है, अब जरा इसका एक एग्जांपल बताओ। हाँ, और उससे नीचे नहीं, उसी में बताया ना मैक्स विड्थ में, मिनिमम कहाँ से आएगा, मैक्स की बात करो तो मिनिमम में जा रहा है। इसको ऐसा समझो, हमने बोला इमेज की जो विड्थ एट्रीब्यूट होता है ना, हमने बोला 100%, तो इमेज का अगर चाहे कोई भी डिवाइस है सब पे 100% हो गया। अब मैंने उसको बोला मैक्सिमम 1600 पिक्सल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 1600 पिक्सल जाके लॉक हो जाएगा, लेकिन उससे नीचे पूरा स्केल डाउन स्केल अप होता रहेगा। ये होता है मैक्सिमम, समझे? चलिए, द elements that make responsive sites be responsive always start with the basic tactics that are applied in responsive web design. The main concept behind mobile first is to minimize the amount of content and navigation to make a design useful. A good responsive configuration procedure will comprehend what to do with every picture, while a poor one will drive the team to manage problematic results and moderate generation times. Core technique in content strategy characterizes how your substance content will assist in meeting business objectives. The main principle of a content audit is producing a listing of the site's content, usually in a big spreadsheet. A comprehensive list of content is not the only benefit of this process, but it will give a much better understanding of the content. Adaptive design utilizes a progression of static design, taking into account breakpoint. Responsive fluid outline give user an ideal experience regardless of which device they use to view the configuration. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पर RWD में पैटर्न्स और देखेंगे यूजेबिलिटी स्टडीज़ इन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। फिर ये आपका जर्नी जो है वो कंप्लीट होगा। और क्रिएटिव माइंड के प्रोजेक्ट में क्या स्टेटस है?